लेसन 2 विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा कहानी। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1 विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पिटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी एवं सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। प्रश्न 2 सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। प्रश्न 3 खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए ये भी स्वाभाविक था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद था। प्रश्न 4 सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? उत्तर सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसमें भावी इंजीनियर की संभावना देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने सैद्धांतिक की जगह व्यवहारिक शिक्षा तय की थी। सेन साहब ने कारखाने के एक बड़े मिस्त्री को खोखा को इंजीनियर के रूप में ट्रेंड करने की जिम्मेवारी भी दे रखी थी। 5 सप्रसिंग व्याख्या करें। का लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से ली गई है। कहानीकार कहते हैं कि सेन साहब की लड़कियां कठपुतली हैं जो अपने माँ बाप के इशारों पर नाचती हैं और इस बात का सेन दंपति को गर्व भी है। कहानीकार ने सेन साहब की लड़कियों के बहाने नारी जाति की विवशता को भी दर्शाया है। खोखा के दुर्लालित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से ली गई है। सेन परिवार में लड़कियों के लिए काफी सख्त नियम से माता पिता के बगैर इजाजत के कोई भी काम नहीं कर सकती थी, परंतु बुढ़ापे में पैदा हुआ खोखा नियमों को जानने के लिए तैयार नहीं था। वह ऐसी स्थिति में सेन दंपति ने खोखा को स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल दिया और उसे कुछ भी करने की छूट दे दी थी। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से ली गई है। सेन साहब के कारखाने की रानी गिरधर के बेटे मदन द्वार सेन साहब की गाड़ी छूने पर उनका ड्राइवर मदन को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे मदन और ड्राइवर के बीच में छोटी सी झड़प हो जाती है। इसी बात पर गुस्सा होकर सेन साहब की गिरधर को बुलाते हैं और उसके बेटे को भविष्य का गुंडा, चोर और डाकू बताने लगते हैं। हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2
में संकलित सुप्रसिद्ध रचनाकार नलिन विलोचन शर्मा की कहानी विष के दांत से ली गई है। सेन साहब के पुत्र काशू को हंस और मदन जैसे अन्य बच्चों को कौवा कहा है। काशू ने जब मदन और उसके दोस्तों को लट्टू नाचते देखा तो उसका मन भी लट्टू नचाने के लिए मचलने लगा। इसी प्रसंग में कहानीकार ने कहा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया है। प्रश्न 6। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब दे। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा है, और वही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर अटकर रह गए। प्रश्न 7। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफा द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। प्रश्न -8। काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? उत्तर, काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू नचाने के लिए काशू द्वारा मदन को घुसा मारना था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक ये दिखाना चाहता है कि यदि झोपड़ी वाले महल वालों को मदद नहीं करेंगे तो महल वालों की सारी अकड़ स्वतः गुम हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गरीब बच्चों के सिर्फ तटस्थ हो जाने के कारण मदन मारकर काशू के दांत तोड़ देता है। प्रश्न 9। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन की पुष्टि मदन और ड्राइवर के बीच हुए विवाद के उदाहरण से दी जा सकती है। प्रश्न 10। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? क्योंकि उसकी नजर में उसका बेटा मदन बेकसूर है। प्रश्न 11। सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, सेन साहब एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं जो बेटा और बेटी में फर्क मानते हैं उनके घर में लड़कियों के लिए।
अलग नियम है और लड़कों के लिए अलग नियम है। सेन साहब पुत्र मोह से भी ग्रसित है, तभी तो मदन द्वारा गाड़ी को छूने मात्र से उसकी खाल उधेड़ने को उतावले हो जाने वाले सेन साहब काशू के दुर्लालित स्वभाव में भी भावी इंजीनियर के संभावनाएं देखने लगते हैं। मदन का चरित्र चित्रण करें। उत्तर मदन सेन साहब के कारखाने में काम करने वाला किरानी है। गिरधर का बेटा है। मदन निडर लड़का है जो अपने पिता के हाथों अक्सर होने वाली पिटाई का बहादुरी के साथ सामना करता है। मदन स्वाभिमानी भी है, इसलिए काशू द्वारा गुस्सा मारने पर उसकी जमकर पिटाई करता है और उसके 2 दांत तोड़ डालता है। काशू का चरित्र चित्रण करें। उत्तर सेन साहब का 5 वर्षीय बेटा काशू एक दुर्लालित स्वभाव का है जो तोड़फोड़ में विश्वास करता है। काशू इतनी कम उम्र में अपने नौकरों, बड़ी बहन पर हाथ चला देता है। मदन द्वारा लड्डू देने से इनकार करने पर उस पर भी गुस्सा चला देता है। हालांकि इसके बदले में काशू अपने 2 दांत गंवाने भी पड़ते हैं। गिरधर का चरित्र चित्रण करें। उत्तर गिरधर सेन साहब के कारखाने में किरानी है। गिरधर व्यवहारिक आदमी है और अपनी नौकरी बचाने के लिए मालिक की डांट को भी सिर झुकाकर सुन लेता है, परंतु सेन साहब द्वारा कारण नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद उसमें छिपी साहसिकता बाहर आती है और मालिक के बेटे काशू का दांत तोड़ने वाले ने अपने बेटे मदन को मारने की जगह छाती से लगा लेता है। प्रश्न -12। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। प्रश्न 13। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर, विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता। विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। प्रश्न 14। विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। उत्तर, सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फट के 5 लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात काशू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गपशप में काशू के गुण गान से उठे ही थे कि बाहर गुलगपारा सुना। निकले तो देखा कि गिरधर की पत्नी से शोफा उलझ रहा है और उसका बेटा मदन शोफा पर झपट रहा है। शोफा ने कहा किमदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। काशू भी खेल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। काशू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया।
मदन भी पिल पड़ा गया और मार मार कर काश के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में हुआ दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने सदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं है और एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत, उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बुक भी दर्शाया है।